गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और कैसे चल रहा है? हाउ इज लाइफ? पढ़ाई कैसे चल रही तुम लोग की? प्रोबेबिलिटी का एक टेस्ट दिया आप लोगों ने, है ना? ओके ओके, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पर एक दो टेस्ट और होने चाहिए आपके। हाउ वाज द फर्स्ट टेस्ट ऑन प्रोबेबिलिटी? वाज इट टफ? वाज इट टफ? अच्छा, टफ था। ओके जी, तो थोड़ी और मेहनत करो। अभी चलो, अभी तो आपने असाइनमेंट सारी करी भी नहीं थी। और क्वेश्चंस करो। तो ठीक है, हम लोग वेक्टर्स में कर रहे थे और वेक्टर्स का अलजेब्रा स्टार्ट। हाँ, काउंटिंग में दिक्कत आ रही है। ओके, इसका मतलब परमुटेशन में ट्रबल है। परमुटेशन पे और काम करने की ज़रूरत है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जो असाइनमेंट्स थी उस समय सारी करी थी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 है, लेवल 2 करी थी कि नहीं कंप्लीट? नहीं करी थी। तो उसका परिणाम तो आपको मिलेगा ही ना बेटा। अभी भी कर लो, क्योंकि पीएनसी इज इन बिल्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। अगर पीएनसी में कहीं ट्रबल होगा तो प्रोबेबिलिटी में ट्रबल वो ट्रांसलेट होगा अपने आप। तो परमुटेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। चलो मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। अभी इस वेकेशंस होंगे अभी ना, तो उसमें मैं कुछ करता हूँ आपके लिए, कुछ प्रैक्टिस का इंतजाम। चलो ठीक है, तो हम लोग जहाँ पर लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था जी? कोप्लेनारिटी, कोलिनियरिटी, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, राइट? तो ये सब बातें समझ में आ गई। कंपोनेंट फॉर्म, डायरेक्शन, कोसाइंस, और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे। तो आज की क्लास में हमारा बेसिक पर्पस है कंसेप्चुअली दो तीन चीज़ें कवर करना। ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। ये तीन ऑपरेशंस, और हो सकता है तो सेक्शन फार्मूला कवर करेंगे। तो लेट अस कंटिन्यू। थोड़ा फास्ट करेंगे, प्रॉब्लम्स ही ज़्यादा करना है, कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा है नहीं, अब समझते ही हो आप। तो ये दो क्वेश्चन है, फटाफट क्विक जल्दी से करिए। बोला गया कंसिडर द पॉइंट ए, बी, सी एंड डी whose coordinates are respectively 1 1 0 minus 1 1 0 1 minus 1 0 and 0 minus 1 and 1. Find the direction cosine of AC and BD and calculate the angle between their directions. अच्छा जी, यहां पर दो AC एंड BD, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि सपोज करो कुछ, आई डोंट गेट इनटू व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे विल फॉर्म ना, उसको हम लोग अभी चेक करने जा रहे हैं। ऐसा ना हमें ज़रूरत है चेक करने की। सिर्फ ए, बी, सी एंड डी। ए के बारे में दिया हुआ है 1 1 0, बी इज गिवन एज माइनस 1 1 0, सी इज गिवन एज 1 माइनस 1 0 एंड डी इज गिवन एज 0 माइनस 1 कॉमा 1। ये चार वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऐसा मान लो आपको दे दिया गया, और फिर बोल रहे हैं कि AC और BD के बीच एंगल क्या होगा। AC इज दिस एंड BD इज दिस। हमें इन दोनों के बीच एंगल चाहिए, क्या करा जाए बोलो? तो हाउ डू यू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? वैसे तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये सारी बातें फिर से करेंगे, बट फिर भी फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि दो वेक्टर्स के बीच एंगल डिफाइंड कैसे है। जब दोनों वेक्टर को या तो आपको इनिशियल, मतलब उनका इनिशियल पॉइंट को सेम रखो, और फिर उनके बीच का
एक्यूट एंगल, मतलब स्मॉलर एंगल मेजर कर लो, एक्यूट नहीं स्मॉलर एंगल मेजर कर लो, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ बिटवीन वेक्टर। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। या ये भी कर सकते हैं कि दोनों वेक्टर को का टर्मिनल पॉइंट सेम रख दो, फाइनल पॉइंट को सेम कर दो। मतलब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस वेक्टर को ऐसे रखो इधर से, और ये वेक्टर को भी एक्सटेंड करके इधर से ऐसे कर लो, और फिर आप बोलो कि अगर दोनों का को टर्मिनस बना दो, दोनों का एरो हेड सेम रख दो, और फिर इनके बीच का जो स्मॉलर एंगल है, तो ऑब्वियसली दोनों सेम आएगा। तो दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। एंड हाउ डू यू फाइंड इट? तो बिकॉज हम जानते हैं कि ए डॉट बी is equal to magnitude of vector A into magnitude of vector B into cosine of the angle between the vector theta, and therefore cos theta we can calculate as vector A dot vector B divided by magnitude of A into magnitude of B. इसी को आप A by magnitude A को A unit vector along A cap और dot B cap भी बोल सकते हो। तो अब बात आ गई कि AC वेक्टर और BD वेक्टर के बीच एंगल चाहिए, तो AC वेक्टर फाइंड करो, BD वेक्टर फाइंड करो। व्हाट इज वेक्टर AC? तो इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। C का पोजीशन वेक्टर और A का पोजीशन वेक्टर क्या है? C का पोजीशन वेक्टर है I कैप माइनस J कैप, A का पोजीशन वेक्टर है I कैप प्लस J कैप। तो ऑब्वियस सी बात है कि इट इज इक्वल टू C माइनस A करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2J कैप। हाँ जी, और बी डी वेक्टर अगर लिखो बी डी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, जो स्मॉल लेटर से वेक्टर में डिनोट कर रहा हूँ वो उस पॉइंट कैपिटल बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये है तुम्हारा माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये डी वेक्टर है, और बी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप। तो डी माइनस बी करोगे तो आएगा आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस 2J कैप प्लस के कैप। and therefore the angle theta, ये एंगल हो गया AC is this way and BD is this way. You are looking for this angle, तो cos theta is equal to AC dot BD, AC और BD का डॉट करो, क्या आएगा? इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 4, J dot J is 1, 4 divided by magnitude A is root 2, rather root 4, and magnitude B is root 9. So it comes out to be 4 by 6, that is 2 by 3. So theta is equal to cos inverse of 2 by 3. तो है प्रॉब्लम में कोई दम नहीं है, सिर्फ आइडिया ये है कि आपको पोजीशन वेक्टर्स गिवन है तो वेक्टर निकालना और डॉट प्रोडक्ट लेना, एंगल बिटवीन वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आना, ये थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए बताया गया कि ये क्वेश्चन कर लिया तो आपको सारी बातें रिकॉल हो गई। पांचवा क्वेश्चन बोल रहे फाइंड द रियल नंबर x एंड y सच दैट फॉलोइंग इक्वेशंस होल्ड। Means here we are talking of equality of two vector, and what was the condition of equality of two vectors? Two vectors are equal if their x component is equal to x component, y component is equal to y component, and z component is equal to z component. ये यहां पर एक मिस्टेक नहीं हुई है?
BD का मैग्नीट्यूड, हाँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ BD। हाँ तो इसको बताना चाहिए बेटा ना। दिस इज √6 था ना, 2 2 जा 4, 6 हो जाएगा ये 6। आंसर क्या आएगा? √4/√6। हाँ इसको तो आप 2 रख दो सीधे, तो 2 आ गया। तो ये बेसिकली आ जाएगा 2/√6, मतलब 2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √3। एक्चुअली √2/3 आएगा, ये आंसर आएगा। एनीवे वो तो कैलकुलेशन एरर थी। 5वें क्वेश्चन पे जाइए, 5th क्वेश्चन करिए। 5th क्वेश्चन का ए पार्ट आंसर आ गया। इसमें ऐसा कुछ तो बोला नहीं डायरेक्शन कोसाइन, इसमें ऊपर वाले में। हाँ तो निकाल लेना बेटा, डायरेक्शन कोसाइन निकालने में क्या दिक्कत है। डायरेक्शन कोसाइंस तो कैलकुलेट द एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AC BD, तो वो तो आप निकाल ही लेंगे। डीसीज अगर निकालना है तो AC वेक्टर के लिए डीसीज क्या आएगी बोलो? तो -2j था ना, तो 0, -2j का डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा? y component is -2 and magnitude is 2, तो ऑब्वियसली -1 0 -1 0 AC का आ गया। और BD की डायरेक्शन को साइन लिखना है तो उसका आया था 1 -2 1, है ना। तो 1 -2 1 उसके कंपोनेंट थे, तो डायरेक्शन को साइन क्या आ जाएगा? तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड था √6, तो 1/√6 एंड -2/√6 एंड 1/√6। ये डायरेक्शन को साइंस आ गई ACBD की। गो अहेड नेक्स्ट। 5th क्वेश्चन पे जाइए, 5वां क्वेश्चन। तो कंपेयरिंग दी x component, we will get an equation x² + y² = 20. Comparing the y component, you will get y is equal to x + 2. एंड ये दोनों कंडीशन को सॉल्व करना है। ऑब्वियस सी बात है कि एक लाइन और एक सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ढूंढना है, तो आप को मिल ही जाएगा, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या करेंगे, y की वैल्यू x के टर्म में रख दो, तो आ जाएगा तुम्हारा x² प्लस x + 2 का होल स्क्वायर, x² + 4x + 4 = 20। तो यहाँ से आ जाएगा 2x² + 4x - 16 = 0। It is x² + 2x - 8 = 0। 4 and 2 तो x + 4 × x - 2 = 0। तो फाइनली x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एक आ गई 2, एक आ गई -4। x = 2 के कॉरस्पॉन्डिंग y आ जाएगा। तो y की वैल्यू अगर x 2 है तो y 4 है, और x -2 है। अगर x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू -2 है। तो आपके पास एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर अगर देखें हम, तो दिस विल गेट यू 2, 4 and -4, -2. Two ordered pair will exist for x and y. So this was the first question. Go to the second one. Second part का आंसर आ गया।
Here if you compare I cap y minus 1 is equal to log x and y is equal to log of 2 plus log of x plus 4. यहां से क्या आया? तो यहां से आ गया कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x प्लस 8. लॉग a प्लस लॉग b इज लॉग ab. तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है ना. इनको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो आपके पास आ रहा है लॉग ऑफ 2x प्लस 8 इट इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग ऑफ x या log of 2x plus 8 2x plus 8 over x is equal to 1. log a minus log b is log a by b. log a minus log b is log a by b. अब 1 को कॉमन लॉगरिथम है यहाँ पर, तो log बेस 10 log 10 बेस 10 लिख सकते हो इसको. तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 8 अपॉन x इज इक्वल टू 10. x की वैल्यू क्या है? x इक्वल टू 1. और x अगर 1 आ गया तो y क्या है? तो y भी 1 आ गया. ठीक है जी. नेक्स्ट. तो अब आते हैं ऑपरेशंस ऑन वेक्टर. अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में देयर आर 4 algebraic operation which are operated on vectors: addition of vector, subtraction of vector, multiplication by a scalar and multiplication of two vectors. तो अभी हम लोग दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन नहीं करने जा रहे हैं, उसको हम लोग सेकेंड स्टेज पे करेंगे. पहले स्टेज पर पहले हम लोग बेसिक ऑपरेशन कर रहे हैं: एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय अनदर वेक्टर. ठीक है. तो ये 3 फंडामेंटल ऑपरेशन पहले टेकअप करेंगे. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप पहले से जानते हो कि रूल वही है, लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन. तो उसमें आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर मान लो आपको दो वेक्टर्स गिवन है ए एंड बी, तो जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए और बी को ऐड करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से. तो जस्ट इनका पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, means construct a parallelogram whose adjacent sides are respectively the vector a and vector b, and then let us label the diagram. This is O, this is A, and OA is A vector, and this is B and OB is B vector. तो इतना तो उस दिन हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे कि अगर ये वेक्टर A है और ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है, तो जो इनका रिजल्टेंट समेशन है वो इट विल बी गिवन बाय डायगोनल OC. तो इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे हैं, आर वेक्टर. रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. एंड देन इसी डायग्राम पर अगर मैं थोड़े चेंजेस करूं, फॉर इंस्टेंस अगर मैं बोलूं कि ओ बी वेक्टर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसी लेंथ को एक्सटेंड कर दें, सेम लेंथ, तो ये वेक्टर ओ बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है. सिमिलरली अगर मैं ए सी वेक्टर को बैकवर्ड एक्सट्रापोलेट कर दूं सेम लेंथ, तो ये ए सी का अपोजिट वेक्टर है. And then if you construct this parallelogram, तो ये दोनों पैरेललोग्राम कांग्रुएंट है. What do you think of this vector? ये वेक्टर क्या हुआ? माइनस बी वेक्टर. माइनस बी वेक्टर, वेरी करेक्ट. इनफैक्ट अगर ये बी वेक्टर है तो ये वेक्टर भी तो बी वेक्टर ही है. Yes, sir. ये भी बी वेक्टर है.
तो ये वेक्टर क्या हुआ, ये भी माइनस बी वेक्टर है। -b. So if this one is a vector and this one is minus b vector, head to tail ऐड हो रहा है, तो ट्रायंगल लॉ बोलता है कि ये वेक्टर a माइनस बी वेक्टर हो गया, isn't it? Yes, sir. This is a vector minus b vector, and eventually if I join b and a, then these two triangles are also congruent, ये भी पैरेललोग्राम है, और इसमें जो बी ए वेक्टर है वो o, ये इसको d मान लो, तो बी ए एंड ओ डी वेक्टर सेम है, यस सर नो? Yes, sir. तो यहां से एक बात और आ गई। पहली बात तो हमें ये मिल गया कि ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर विच इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर can also be written as, it can also be written as OB vector plus BC vector, isn't it? ये इधर से हेड टू टेल कर लो, तो OA प्लस AC लिख रहे हो तो आ रहा है A प्लस B, OA प्लस OB मतलब वही बात है, OA तो A वेक्टर है और OB B वेक्टर है, क्योंकि OB और BC सेम है तो दोनों B वेक्टर है। OB प्लस BC लिख रहे हो तो आ रहा है B प्लस A। यहां से दो बातें प्रूव होती हैं, एक तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो जाता है कि समेशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव, एक तो ये प्रूव हो गया, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो इसमें ऑर्डर को चेंज करने से समेशन चेंज नहीं होता है, ये बात प्रूफ के फॉर्म में मिल गई आपको। यहां से एक बात ये भी समझ में आ रही है कि जो OD वेक्टर है, OD वेक्टर इट इज नथिंग बट BA वेक्टर, और OD वेक्टर जो है इसको हम लिख सकते हैं OA वेक्टर प्लस AD वेक्टर, या इसी को हम लिख सकते हैं OE वेक्टर प्लस ED वेक्टर, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू राइट। OA मतलब A और AD मतलब माइनस B, दैट इज A माइनस B वेक्टर, एंड यहां से देखो तो OE मतलब माइनस B प्लस ED वेक्टर और OA वेक्टर से में पैरेलल एंड इक्वल, तो ये A वेक्टर है। तो यहां भी कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो रहा है, और इससे एक बात पता चल रही है कि जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम लॉ में जो प्रिंसिपल डायगोनल, जो दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन से पास करने वाला डायगोनल है, वो तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट सम को रिप्रेजेंट करता है, और जो ऑफ डायगोनल है, जो दूसरा वाला डायगोनल है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है A माइनस बी, A वेक्टर माइनस B वेक्टर, अगर A की तरफ है तो। अच्छा, इसको पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट से भी समझा जा सकता है। एक सेकंड के लिए ओरिजिन यहां मान लो, अगर ओरिजिन यहां मानते हो तो इस A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, स्मॉल a हो गया, और B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, स्मॉल b हो गया। तो मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था कि BA वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल, तो अगर उससे भी जाओ तो भी ये क्या आएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर इज A, इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज B, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो A माइनस B। तो एक डायगोनल A प्लस बी है, तो दूसरा डायगोनल क्या है, A माइनस बी। आई होप इट इज ऑल क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? Sir. तो ये बात हो गई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। यहां पर एक बात और क्लियर है कि सब्ट्रैक्शन एक अलग ऑपरेशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन एक्चुअली नेगेटिव वेक्टर का एडिशन ही है। तो 1-2 ऑपरेशंस आर ओवर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब यहीं पर एक और बात समझ में आ रही है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसे डायग्राम पर देखो, इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वो क्या है, इफ यू ऑब्जर्व
the triangle, this one, ये वाला ट्राइंगल को देखो, ये वाला कौन सा, OAC ट्राइंगल. In triangle OAC, what can I say? Summation of two sides is greater than third side. In triangle OAC, I will say that OA plus AC is always greater than OC. OA क्या है? Length, magnitude A. And AC क्या है? Magnitude B. और OC क्या है? Magnitude A plus B. I hope it is understood. कोई इसमें दिक्कत नहीं है. कोई दिक्कत है तो बोल दो. समेशन ऑफ टू साइड, दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है. इक्वालिटी भी हो सकती है. इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? हाँ, कब? ऐसे देखो, ऐसे, ये ऐसे दो हैं, ऐसे, और ये जो है ये डायगोनल है. This is, this from here to here is the diagonal, right? ये OC है, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये उनका रिजल्टेंट है ऐसे डायगोनल पे, राइट? और अगर मैं इस एंगल को, ये वाला एंगल जो है दोनों वेक्टर के बीच वाला एंगल, ये एंगल को अगर मैं चेंज करूं, बढ़ाऊं, इंक्रीज करूं, तो क्या होगा? डायगोनल का लेंथ बड़ा होगा, क्योंकि मैंने दोनों साइड की लेंथ, दोनों A वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चेंज कर नहीं रहा हूं, B का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहा हूं. अगर मैं इस एंगल को कम करता हूं तो डायगोनल छोटा होगा. इस एंगल को बढ़ाता हूं, दोनों वेक्टर के बीच वाला ये वाला एंगल को बढ़ाता हूं, ट्रायंगल OAC एंगल को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो डायगोनल बड़ा होगा और OA और OC का सम की तरफ अप्रोच करेगा. और जब ये एंगल 0 हो जाएगा तो डायगोनल का लेंथ OA और AC के समेशन के इक्वल हो जाएगा. इज दैट क्लियर? यस सर. Yes, sir. तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है, ये एंगल डिटरमाइनिंग एंगल है, यही डिसाइसिव है. इस एंगल को अगर मैं थीटा बोलूं या अल्फा बोल दूं, थीटा तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर हम बोल रहे हैं, तो इसको अगर मैं अल्फा बोलता हूं, अल्फा, तो दिस अल्फा एंगल इज गोइंग टू डिटरमिन द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी. क्या होगा बोलो, आप बताओ तो कंडीशन ऑफ इक्वालिटी क्या है? तो यहां लिख दो इक्वालिटी होल्ड्स. बोलो, अल्फा इज 60 नहीं बाबा, 180. अरे दो OA और AC का सम OC के इक्वल, दो साइड का सम तीसरे के इक्वल तब होगा जब कोलिनियर हो जाएंगे तीनों पॉइंट. मतलब जब ये एंगल अल्फा 180 हो जाएगा, अल्फा इज 180 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा नहीं है, पाई माइनस अल्फा है. ये देखो, दोनों को जब ऐसे, ये एंगल थीटा है, दोनों वेक्टर का बीच का एंगल ये, दैट इज when theta becomes 0, मतलब when both vectors are, when equality if and only if both vectors are co-directional. और ये तो सीधी सी बात है यार, दो फोर्सेस को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल कब होता है? दो फोर्सेस का रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का समेशन के इक्वल कब होता है? जब सेम डायरेक्शन. जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो. तो इसमें ये आपका प्रूव हो गया वेक्टर के मेथड से. एनीवे, इसी तरह से एक और बात देखो, ये याद रखना है, बहुत काम आएगा, क्वेश्चंस में यूज होगा. दूसरी बात, एक और ट्रायंगल इनइक्वालिटी के एक और पार्ट भी है. लुक एट दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को ध्यान से देखो. इन ट्रायंगल OBA, अब मुझे बताओ OA प्लस OB इज ग्रेटर देन AB, हाँ या ना? अरे दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा. OA मतलब मैग्नीट्यूड A, OB मतलब मैग्नीट्यूड B, इन दोनों का सम ग्रेटर देन AB मतलब B माइनस A का मैग्नीट्यूड है, A माइनस B का मैग्नीट्यूड.
और यहां पर भी इक्वालिटी होल्ड करेगी। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी आप बताएंगे? इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब ये एंगल को तुम बड़ा करोगे। तो ये जो छोटा है ना ए बी को बढ़ाने के लिए एंगल थीटा को बढ़ाना पड़ेगा। एंगल थीटा को बढ़ाते जाओ तो ए बी बड़ा होता जाएगा। कब इतना बड़ा हो जाएगा कि दोनों का सम के इक्वल हो जाएगा? व्हेन थीटा बिकम 180। इक्वालिटी इफ थीटा बिकम्स 180। थीटा बिकम्स 180 मतलब व्हेन बोथ वेक्टर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन। बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हो जाए। नेगेटिव वेक्टर नहीं, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट नहीं, अपोजिट वेक्टर्स हो जाएं। जैसे अगर दो वेक्टर, दो यूनिट फोर्स ईस्टवर्ड लग रहा है और 5 यूनिट फोर्स -5 यूनिट वेस्टवर्ड लग रहा है, ठीक है? 2 यूनिट ईस्टवर्ड लग रहा है और -5 यूनिट वेस्टवर्ड लग रहा है, या 5 यूनिट वेस्ट मतलब कि वेस्टवर्ड लग रहा है, तो क्या होगा? तो उनके बीच का एंगल तब ऑब्वियसली जो a माइनस बी होगा, दोनों वेक्टर का डिफरेंस वेक्टर जो होगा वो मैक्सिमम नहीं हो जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। मतलब मॉड ऑफ 2 एंड मॉड ऑफ 5। एग्जैक्टली। तो ये दो बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से कनेक्टेड सारी बातें मैंने बता दी। इस बार लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हटा दो बेटा मैं। यस सर। चलो भाई, कोई नोट कर रहा है? अगर किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग दिस डिस्कशन तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही हो, क्रांतिकारी बातें, एनीथिंग विच इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, जो आपको थोड़ा सा ट्रबल कर रहा हो, तो आप शेयर कर सकते हैं। सर मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक ही बात है? नहीं, एक ही बात नहीं है। मॉड ऑफ a प्लस बी जो है वो मेन डायगोनल ओसी डायगोनल की लेंथ है, और मॉड ऑफ a माइनस बी वो दूसरे डायगोनल की लेंथ है। ये दोनों इक्वल, दोनों सेम वेक्टर नहीं है, बट दोनों वेक्टर का मॉड्यूलस का सम इन दोनों से बड़ा होगा। दोनों सेम नहीं है भाई, ऐसा मत बोलना। दोनों सेम होंगे, कौन से केस में होंगे? रेक्टेंगल के केस में, जब ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो उस केस में, रेक्टेंगल या स्क्वायर के केस में ये दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि उस समय दोनों डायगोनल की लेंथ सेम आती है। तो चलो ये डिस्कशन भी अच्छा है, क्योंकि कहीं क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा कि मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी and mod a is not equal to mod b. A and b are two vectors of different magnitude, but mod a plus b equal to mod a minus b, then the parallelogram whose sides are a and b, adjacent sides are a and b, are square, rectangle, rhombus, etc etc. Anyway, कोई भी डिस्कशन जो कंस्ट्रक्टिव है ना, वो कहीं ना कहीं आपको पे करेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपके दिमाग में जो है उसको बोलना चाहिए, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। तो ये सारा डिस्कशन हो गया, ये सब कुछ आपने समझ लिया। अब इसको लिखेंगे कुछ लॉज। मैंने आपको बताया था कि अभी तक हम लोगों ने जब जब कोई नई स्पेसीज के बारे में पढ़ा है, मैथमेटिकल स्पेसीज, जैसे कि मैट्रिसेस, जैसे कि डिटर्मिनेंट, जैसे कि वेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, तो हमने उसका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो उसमें 7 लॉज होते हैं, है ना? क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, कैंसिलेशन लॉ। तो वो सारे लॉज जो है वो हम इन दो ऑपरेशंस के लिए क्या होंगे वो देखो। क्लोजर लॉ, दो वेक्टर का समेशन भी तो वेक्टर ही होता है, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर होता है। इसका मतलब समेशन ऑफ टू वेक्टर इज वेक्टर एज वेल एज द डिफरेंस। सो सेट ऑफ वेक्टर इज क्लोज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो क्लोजर लॉ होल्ड्स। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बोला कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, बट सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो आप लिखेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव इन नेचर, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं, इसलिए इसका प्रूफ मैं दोबारा नहीं दूंगा। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ हमेशा एक ऑपरेशन और 3 एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है। मान लो 3 वेक्टर हैं ए बी सी, इफ ए बी सी आर 3 गिवन वेक्टर्स, देन वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव नेचर। मतलब ए और बी को ऐड करके फिर सी ऐड करो, या
बी और सी को ऐड करके उसमें ए ऐड करो, रिजल्ट सेम रहेगा। एसोसिएटिव लॉ, हाउ मेनी ऑफ यू कैन प्रूव? एसोसिएटिव लॉ को जरा प्रूव करके दिखाओ तो ज्योमेट्रिकली। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर, इसको प्रूव करोगे कैसे? मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, सपोज करो ये सी है, ओ ए बी सी, this is vector, OA is A vector, AB is B vector, and BC is C vector. तो what is A plus B plus C? OC. ये जो OC वेक्टर आ रहा है ये A plus B plus C है। तो मैंने दिखाया कि OC is A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। हेड टू टेल ऐड हुआ है, कोई बड़ी बात मैंने नहीं बोली है, ठीक है। बट OC वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, it can be written as OA plus AC. So this OC can be written in many ways. OC can also be written as OA plus AC. And it can be also written as OB plus BC. OB plus BC. What is AC? क्या? OB क्या? चलो OB बोलो। OB वेक्टर इज क्लियरली, ये वेक्टर क्या है? ये वाला वेक्टर। तो ये वाला ट्रायंगल देखो ना, ये ट्रायंगल, ये वाला, इस ट्रायंगल में वेक्टर एडिशन से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर, OB is equal to OA plus AB and therefore it is A plus B. तो मैंने यहां लिखा OB को लिख दिया A प्लस B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और BC वेक्टर क्या है? BC वेक्टर तो C वेक्टर हम पहले बोल ही चुके हैं, प्लस C वेक्टर। तो A प्लस B प्लस C इज A प्लस B को ऐड करके उसमें C ऐड करो तो मिल गया। ऐसे ही इसको क्या करें बोलो? OA तो A वेक्टर है, AC वेक्टर को क्या बोल सकते हैं? AC वेक्टर। तो AC वेक्टर के लिए ये ट्रायंगल देखो, ये वाला AB प्लस BC, तो AC कैन बी रिटन एज AB प्लस BC, और AB क्या है जी? AB वेक्टर क्या है? B वेक्टर, और BC वेक्टर क्या है? C वेक्टर। तो B वेक्टर प्लस C वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया कि A प्लस B, ये चीज प्रूव हो गई, दिस इज प्रूव्ड। तो ऐसे ही जितने भी लॉज है ना, जो अलजेब्राइक रूल जो हम हर जगह यूज करेंगे, वो सब पहले प्रूव किए गए। तो ये एसोसिएटिव लॉ का प्रूव हो गया, कम्यूटेटिव, क्लोजर लॉ। इसके बाद लिखेंगे, इसको हटा दूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, क्योंकि वेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसके लिए होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन एडिशन। तो अभी हम लोग वेक्टर का प्रोडक्ट तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करेंगे हम लोग जब प्रोडक्ट करेंगे तो, ठीक है। वैसे आप जानते रहो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ऐसे ही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये है कि प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये तो हम लोग प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। मतलब समेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर किसी ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। तो एडिशन एंड वेक्टर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। एडिशन किसी वेक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सब्ट्रैक्शन भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बट मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन पे, और चाहे वो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। आइडेंटिटी एलिमेंट तो आप जानते हो कि नल वेक्टर इज कॉल्ड आइडेंटिटी एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर, ये आपको पहले से पता है। a प्लस जीरो वेक्टर इज ए वेक्टर, यू ऑल नो। एडिटिव इनवर्स वेक्टर, नेगेटिव ऑफ एनी वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो किसी भी वेक्टर a के लिए एक माइनस ए एग्जिस्ट करता है जिसको ऐड करके नल वेक्टर बन जाता है, तो माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। एंड कैंसिलेशन लॉ आप ये जानते हो कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर कहीं पर होगा, इट इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस c वेक्टर। अगर ऐसा है तो आई कैन ऐड माइनस ए वेक्टर बोथ साइड, क्योंकि हर एक वेक्टर का एक एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और फिर एसोसिएटिव लॉ से इन दोनों को एक साथ कर देंगे तो ये नल वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा। एंड देयरफॉर नल वेक्टर ऐड करने से चेंज नहीं होता, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। इसी ऑपरेशन को हम बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। एक लाइन से बोलते हैं कि ये ए और ए को कैंसिल करके आप लिख सकते हो बी इक्वल टू सी। बट इस कैंसिलेशन लॉ के बीच के बिहाइंड जो सीन है वो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया कि कैंसिलेशन लॉ इज रिजल्टेंट ऑफ two things. One, additive identity zero vector and additive inverse negative of a given vector. तो वो दोनों चीजें हैं, और एसोसिएटिव लॉ, ये तीन बातों का रिजल्टेंट है कैंसिलेशन लॉ। तो ये जो 6-7 रूल हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड कैंसिलेशन लॉ, इन्हीं रूल से हम वेक्टर अलजेब्रा को कंप्लीटली गवर्न करेंगे। तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस कुछ करते। इसके अलावा हाँ, मैंने बोला कि 3 ऑपरेशन, एक एडिशन हो गया, एक सब्ट्रैक्शन, एक हो गया मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर। लिख दो मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर। सो जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, जैसे मान ली किसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट स्केलर विल मल्टीप्लाई टू द, और वेक्टर एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब आप कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उसका मैग्नीट्यूड में वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्शन उसकी अनअफेक्टेड रहेगी अगर वो नंबर पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका मैग्नीट्यूड नंबर के टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन रिमेन सेम। बट अगर वो नंबर नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड नंबर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएगा बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यही सिंपल सा लॉ है। आप लिख दो, गिवन अ वेक्टर ए इफ मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर के, the resultant quantity will remain a vector denoted as r vector equal to k times a, and this k times a has the property क्या, magnitude of r will be magnitude of ka, that is magnitude of the multiplicand k times magnitude a, मतलब resultant will have its magnitude mod k times the original magnitude, whereas the direction of the resultant ka will be same as of a if k is a positive number, opposite to a if k is a negative number, and it will have indefinite direction if k is 0. indeterminate डायरेक्शन हो जाएगा जब k 0 है। और यही वजह है कि ये कॉन्सेप्ट आया कि भाई किसी भी वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर उसका मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा होता है तो डेफिनेटली किसी सुइटेबल स्केलर से मल्टीप्लाई करके 1 यूनिट मैग्नीट्यूड भी बनाया जा सकता है। तो वहीं से आया यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट।
कि किसी वेक्टर के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, तो मैंने मान लिया कि के ए, let ka be unit vector. So let's try to figure out what shall be the k along a. तो यहां से आया कि magnitude of k into a has to be 1. यहां से आया कि magnitude of k into magnitude of a has to be 1. यहां से आया कि mod of k has to be 1 upon mod of a, and therefore k can be equal to plus or minus 1 upon mod of a. तो यहीं से आ गया कि द आर हैज टू बी प्लस माइनस वेक्टर ए टाइम्स मॉड ऑफ ए। तो अगर कोई आपसे बोले कि यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है वो कहां से आया, तो आप बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर का आउटकम है वो। ठीक है, दिस इज अ वेक्टर ए एंड दिस इज अ वेक्टर ए कैप। तो हमने एज्यूम किया कि लेट ए कैप इज इक्वल टू के टाइम्स ए। ए कैप इज के टाइम्स ए। 1 सेकेंड बेटा, क्या हुआ? आपकी वीडियो बैक कर। ऐसा होना नहीं चाहिए बेटा। ऐसा अगर होगा तो कुछ नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। एम आई ऑडिबल? सर अब हो सकता, पहले क्लियर नहीं था सर कुछ भी। नहीं, अभी अभी ऑडिबल है। ऑडियो है कि नहीं? अभी ऑडियो मतलब कि कंसिस्टेंट है या लैग कर रही है? हेलो, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर जो कॉन्सेप्ट है ये बताता है कि जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड ऑल्टर करता है, और डायरेक्शन या तो वही रहेगी, या तो डायरेक्शन सेम रहेगी, या तो रिवर्स हो जाएगी। डायरेक्शन सिर्फ फ्लिप करती है। तो किसी भी वेक्टर के अलोंग वेक्टर यूनिट वेक्टर चाहिए तो हमें मैग्नीट्यूड ही तो श्रिंक करना है या बढ़ाना है। डायरेक्शन तो या तो सेम रखना है या तो रिवर्स करना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ये स्केलर मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यूजफुल लगा। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट के टाइम्स ए वेक्टर इज ए कैप, ये मान लिया हमने। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि ए कैप इज के टाइम्स ए, और फिर मैंने बोला कि देयरफॉर मॉड ऑफ ए कैप विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ के टाइम्स ए। फिर ये आ गया कि 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ के टाइम्स मॉड ऑफ ए। तो यहां से आ गया कि k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, और इसी फाइंडिंग को हमने रिवर्स फीड कर दिया तो ये फार्मूला आ गया। तो हमने एक तरह से रीस्टैब्लिश किया जो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट था। यूनिट वेक्टर अलोंग अ गिवन वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग अ गिवन वेक्टर ए कैप का फार्मूला एक तरह से आपने डिफाइन कर दिया या प्रूव कर दिया। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में और कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। तो क्या क्या हमने सीखा? इफ k इज 0 to 1, k टाइम्स a इज ऑब्टेन्ड इनडिटर्मिनेट, मतलब है कि इनडेफिनिट, उसका कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो डायरेक्शन, जीरो वेक्टर की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। नहीं, नॉट वेल डिफाइंड मत बोलो। इनडिटर्मिनेट मतलब जिसका डिटरमिन करना मतलब फिक्स करना, और इनडिटर्मिन मतलब जिसको हम फिक्स ना कर सके, मतलब जो कोई भी वैल्यू लेने के लिए केपेबल हो। अनिश्चित, indefinite. Yes, up to some extent. If k belongs to 0 to 1, ka is obtained by compressing a 1 by k times. जैसे हाफ है, अगर k हाफ है तो हाफ टाइम्स a वेक्टर क्या है? a वेक्टर को 2 गुना 1 अपॉन हाफ 2 टाइम्स कॉम्प्रेस कर दो। अगर k की वैल्यू 1/3 है तो 1/3 ऑफ a क्या है? a वेक्टर को 1 अपॉन 1/3 मतलब 3 टाइम्स कॉम्प्रेस कर दो। एंड अगर k की वैल्यू 1 से इंफिनिटी है तो ka विल बी ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रेचिंग k टाइम्स a को k टाइम्स स्ट्रेच कर दो। जैसे 2a 3a 5a, मतलब a को 5 टाइम्स स्ट्रेच कर दो, 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दो।
के ए इज इक्वल टू ए के, तो स्केलर को चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो राइट से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा के टाइम्स ए डॉट बी है अगर, तो इसको के डॉट बी भी लिख सकते हो, ए टाइम्स के डॉट ए डॉट के टाइम्स बी भी लिख सकते हो, मतलब इसको एसोसिएट कर सकते हो किसी भी फैक्टर में स्केलर को। के टाइम्स ए प्लस बी को के ए प्लस के बी लिख सकते हो। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको बताई गया कि ए कैप हम कैसे लिखते हैं। तो ये सब बातें बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड कुछ पॉइंट्स हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लो, तो हम लोग सीधे सम्स पे चलें। जैसे अगर मैं बोलूं, क्वेश्चन एक दे रहा हूं, है ना, देखते हैं आप में से कौन आंसर करता है। फाइंड यूनिट वेक्टर्स along bisector of first and second quadrant in xy plane। जल्दी बताओ जरा तो। सर आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2। जल्दी बताओगे मतलब ये नहीं है कि आप आधा अधूरा आंसर दो। सर प्लस माइनस। जल्दी बताने का ये मतलब नहीं कि आधा अधूरा आंसर दो, आप कंप्लीट आंसर दो। अब तीसरी बार मैं नहीं बोलूंगा। ए आई प्लस ए जे अपॉन रूट 2 ए। अर्पित ये क्या बोल रहे हैं, ए रखने से क्या चेंज हो गया भाई? चलो ठीक, ठीक है, एक सेकेंड रुको, ये नोट कर लिया, मैं हटाऊं इसको। ओके, देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या पूछा बेटा, तुम लोगों ने थोड़ा सा प्रॉब्लम को कॉम्प्रिहेंड कर लिया करो यार। आप लोग मतलब बहुत, कई बार मुझे लगता है ना कि आप प्रॉब्लम, जो कोई चीज बोला जाता है पूछा था ना, उसको सुपरफिशियली पढ़ते हो, पूरी तरह से प्रॉब्लम को समझते नहीं हो और आंसर पर पहले ही फोकस कर देते हो। अगर प्रॉब्लम समझ में आ गई तो आंसर आ जाएगा, सोल्यूशन भी आ जाएगा। सोल्यूशन नहीं आता है तभी जब प्रॉब्लम हम पूरी तरह से नहीं समझ पाते, मोस्ट ऑफ द केसेस में। मैंने बोला कि मैंने क्या पूछा था आपने, एक्स वाई प्लेन मतलब 2 डायमेंशन की बात हो रही है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। क्या पूछा था क्वेश्चन, मैंने बोलो ये ओरिजिन है। क्या पूछा था क्वेश्चन भाई? दिशांत बोलो क्या पूछा था क्वेश्चन? यूनिट वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर ऑफ एक्स एंड वाई। बाइसेक्टर ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, राइट? फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर अलग होगा, सेकंड का अलग होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर क्या है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर इज अलोंग द y इक्वल एक्स लाइन, दिस लाइन। वेयर सेकंड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर जो है, इट इज अलोंग द y इक्वल माइनस एक्स लाइन। This is one thing which you need to care. Secondly, how to get the unit vector? अगर मुझे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो इस डायरेक्शन में पहले मुझे एक वेक्टर चाहिए। तो हमने बोला कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर हमें पता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर पता है जे कैप। अगर मैं आई कैप और जे कैप को ऐड करता हूं तो एक रोम्बस बनेगा, स्क्वायर बनेगा। रोम्बस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर होता है, इसलिए ये जो आएगा ये वेक्टर, ये आएगा आई कैप प्लस जे कैप एंड इट विल बी अलोंग द बाइसेक्टर। जल्दी बोलो। यस सर। यस सर।
तो आई कैप प्लस जे कैप, तो नो डाउट अगर इस डायरेक्शन में मुझे एन कैप चाहिए, N1 कैप, तो ये होगा तुम्हारा प्लस माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई मैग्नीट्यूड क्या है, √2। बट ये अभी आधा ही आंसर हुआ ना, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्शन दोनों तरफ मानी ना, ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, अलॉन्ग है। तो एक अभी तो एक और आंसर था, कौन सा? ये क्या है, ये माइनस आई कैप है, और ये क्या है, जे कैप है। तो ये वाला हो जाएगा जे कैप माइनस आई कैप, मतलब प्लस माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाई √2। ये होगा दूसरा सेकेंड क्वाड्रेंट का यूनिट वेक्टर। तो इधर जो यूनिट वेक्टर होगा और एक इधर यूनिट वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर आपने डिफाइन कर दिया। ये N2 कैप है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो y इक्वल टू x के अलॉन्ग और y इक्वल टू माइनस एक्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिख दिया हम लोगों ने। सर ये जे कैप माइनस आई कैप नहीं है? या क्या फर्क पड़ता है, बाहर प्लस माइनस लिखा हुआ है दादा। तो दोनों ही डायरेक्शन ले रहे हैं ना हम, ये वाला भी ले रहे हैं और इधर वाला भी ले रहे हैं, ये दोनों है। अब देख लेना कौन कौन सा वाला है। ये वाला जो है वो जे कैप माइनस साइन से जो आएगा वो इधर वाला है, और प्लस साइन से आएगा जो नीचे वाला है। दोनों को अलग अलग करके लिख दूं, कंफ्यूजन हो रहा है तो बोलो। सर ठीक है। नहीं नहीं लिख देता हूं भाई, ये आई कैप माइनस जे कैप बाई √2 है। अब उसको भी ऐसे कर लेना अलग अलग, पॉजिटिव वाला ऊपर वाला है, नेगेटिव वाला नीचे वाला है। एनीवे, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। मूविंग अहेड, हाँ जी अब क्वेश्चन करिए फटाफट। Find the unit vector along the different directions in a parallelogram whose adjacent sides are given as this and this। एक पैरेललोग्राम है जिसकी दोनों एडजेसेंट साइड के ये दो वेक्टर्स गिवन है। आपको उस पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग यूनिट वेक्टर बताना है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स के अलोंग यूनिट वेक्टर बताना है, और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू साइड्स के अलोंग यूनिट वेक्टर बताना है। आई रिपीट, ऐसे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसके दोनों साइड्स के अलोंग वेक्टर्स गिवन है, ये वेक्टर गिवन है और ये वेक्टर भी गिवन है। मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर है एंड इट इज गिवन एज आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और ये वेक्टर बी वेक्टर गिवन है एंड दिस इज गिवन एज 3i कैप प्लस 4j कैप। और हमें इस पैरेललोग्राम की डायगोनल और इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बाइसेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए। डायगोनल दो होंगे तो दोनों डायगोनल के अलोंग, और इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बाइसेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए। फटाफट लिखिए, इसके बाद का काम आपका है। मैं अब वेट करूंगा। ये चारों आंसर, तीनों आंसर लिखने के लिए कंप्लीट आंसर आपको मिलते हैं 4 मिनट टाइम। टेक योर टाइम, जल्दबाजी नहीं, गलत आंसर नहीं लिखोगे, ठीक है? तो यू आर गिवन 4 मिनट टाइम। हाँ बेटा क्या हुआ, आ गया? चलो जी, एक बार सब लोग फटाफट चेक करो, जो मैं वर्कआउट कर रहा हूं उसको ध्यान से देखो। पहले तो ये बात बिल्कुल सही कि जो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट हमें पता है a प्लस बी। तो अगर ये वेक्टर जो है r वेक्टर है तो r कैप मुझे चाहिए, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। या आर डी डायगोनल, आर डी कैप क्या होगा?
तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का कैप, और ये हो जाएगा ए और बी वेक्टर को ऐड करो तो क्या आ रहा है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस माइनस, सो इट टर्न आउट टू बी, यहां से देखो 2 कॉमन ले लो, यहां से ये कितना आ गया 4 4 16, तो कितना आ गया 24, 24 मतलब 2√6, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारा एक्चुअली 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बाई √6 प्लस माइनस। तो ये आंसर तो सबका सही आया होगा। यस, अब आ जाते हैं दूसरा ऑफ डायगोनल जो वेक्टर है ये, तो आर डी डैश का क्यूब कैप, ये है तुम्हारा बेसिकली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का कैप प्लस माइनस, इट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ए माइनस बी क्या आएगा, तो इफ यू कैलकुलेट ए माइनस बी पोजिशन वेक्टर ए माइनस पोजिशन वेक्टर बी, बी ए लिख रहे हैं हम लोग, it is equal to I cap minus 3 minus 2 I cap minus 6 J cap plus 2 K cap, either you take this one या AB लिखना चाहो तो भी चलेगा, AB लिखोगे तो आ जाएगा 2 I cap plus 6 J cap minus 2 K cap, एक ही बात है। मैग्नीट्यूड अभी क्या होगा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड AB will be root of 4 plus 4 8 plus 36 44 2√11, so here the answer will be plus minus, बोलो 2 तो कैंसिल हो जाएगा साहब, तो अब लिख सकते हैं I कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप ओवर √11, दिस इज अनदर यूनिट वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर का आंसर ये आ गया मेन डायगोनल का, ऑफ डायगोनल यूनिट वेक्टर का आंसर ये आ गया, ये मेन डायगोनल या ऑफ डायगोनल, तो ए पार्ट का आंसर आ गया अभी। अब बी पार्ट का आंसर में ट्रबल है, ये √10 √10 कैसे आ रहा भाई, सबका अपना अपना आंसर, कुछ भी आंसर किए जा रहे हैं लोग। क्लियर हुआ कि नहीं भाई, एनीवे अब देखो सबसे ट्रिकी तो ये था, ये और ये बी पार्ट को कैसे किया आपने, बी पार्ट का आंसर जिसका इसका आ गया जरा मुझे बताओ तो, बी पार्ट का आंसर वासु, बी पार्ट का आंसर कौन बताएगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अब पहली बात तो है कि एंगल बाइसेक्टर जो होगा इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो डायगोनल है, ये तो गारंटीड नहीं, डायगोनल इज नॉट ऑलवेज द एंगल बाइसेक्टर। कब होता है डायगोनल एंगल बाइसेक्टर, जैसे अब देखो अगर मैं ऐसा कोई बना दूं, ऐसा ये पैरेललोग्राम है,
तो इसका एंगल बाइसेक्टर डायगोनल है क्या? अपने आप दिखेगा कि नहीं है? तो जितना दोनों साइड का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, एंगल बाइसेक्टर डायगोनल से उतना डिविएटेड होगा। एंगल बाइसेक्टर इसका इधर कहीं होगा, ये एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल अलग है और डायगोनल की डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। एंगल बाइसेक्टर कहीं इधर है, इस डायरेक्शन में। ये एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और डायगोनल अलग है। तो डायगोनल विल बिकम एंगल बाइसेक्टर, बिल्कुल सही बात है, व्हेन द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। मतलब रोम्बस के केस में एंगल बाइसेक्टर और डायगोनल सेम होता है, स्क्वायर के केस में सेम हो जाएगा। तो अगर मुझे एंगल बाइसेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये एक वेक्टर चाहिए इधर और उसी लेंथ का एक वेक्टर इधर चाहिए, सो दैट उन दोनों को ऐड करके हमें एक रोम्बस मिल जाए और उस रोम्बस के डायगोनल रिजल्टेंट जो होगा वो हमारा एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में मिल जाएगा, एक वेक्टर, और फिर हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो उसका बेस्ट तरीका है कि ए के अलॉन्ग ए कैप ले लो, एक यूनिट वेक्टर ले लो इधर, और बी के अलॉन्ग इधर यूनिट वेक्टर ले लो बी कैप। तो अगर मैं बी पार्ट का आंसर लिखूं तो यूनिट वेक्टर along internal angle bisector a cap of a angle AOB, हाँ जी, AOB एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, दैट इज N1 कैप, क्या होगा? इट इज प्लस माइनस a कैप प्लस b कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a कैप प्लस b कैप। तो ये वेक्टर हो जाएगा a कैप प्लस b कैप वेक्टर हो जाएगा। अब जब मुझे वेक्टर मिल गया एंगल बाइसेक्टर के अलोंग तो उसका यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। तो अब इसको आगे कैलकुलेट कर लेंगे। a कैप तो तुम्हें पता ही है, इट इज प्लस माइनस a कैप आ जाएगा तुम्हारा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप बाई 3 प्लस b कैप क्या आ जाएगा? तो 3i कैप प्लस 4j कैप बाई 5, और इनको ऐड करके डिवाइडेड बाई इनका मैग्नीट्यूड लिख लेना। मैग्नीट्यूड जो भी आ जाए इसका निकाल लेना, ठीक है। तो आगे का कैलकुलेशन आप अपने आप कर जाएंगे। इसी तरह से एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कैसे मिलेगा वो देखो, ध्यान से देखो। अब इधर ऐसे देखो, अब हमें ये एक्सटर्नल एंगल है और इसका बाइसेक्टर बोल रहे हैं, तो ये जो डायगोनल होगा ये रोम्बस भी, ये वाला, ये और ये पैरेललोग्राम लॉ से क्या आएगा बताओ? परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना, रोम्बस की डायगोनल परपेंडिकुलर होती है। तो ये वाला हो गया, मतलब a कैप माइनस b कैप। तो यहां लिखेंगे वेक्टर अलोंग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, वेक्टर अलोंग एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर of angle AOB is a cap माइनस b कैप। क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ये याद रखना, और रोम्बस की डायगोनल भी परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर मुझे कोई वेक्टर चाहिए तो वो बेसिकली ये वाला डायगोनल का अलोंग है, ये दोनों पैरेलल है, और मेन डायगोनल a कैप प्लस b कैप है, तो ऑफ डायगोनल a कैप माइनस b कैप है। तो ये वेक्टर मिल गया। तो यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन में, अगर यूनिट वेक्टर मुझे चाहिए n2 कैप, ये तो n1 कैप था, इसकी डायरेक्शन में n1 कैप था, इसकी डायरेक्शन n2, n2 कैप क्या हो जाएगा? तो n2 कैप हो जाएगा तुम्हारा a कैप माइनस b कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड प्लस माइनस। ये कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना। तो a पता है तो a कैप मालूम है, b मालूम है तो b कैप फाइंड कर सकते हैं। फिर a कैप b कैप को ऐड करके जो वेक्टर आएगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके प्लस माइनस कर देंगे तो
तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, सिमिलरली एक्सटर्नल बाइसेक्टर का आ जाएगा ए कैप माइनस बी कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप प्लस माइनस। अभी बात समझ में आ गई कि नहीं? जस्ट लेट मी नो। सर ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड √2 नहीं होएगा? शुड आई कमेंट ऑन दिस? मतलब आपका ये विचार है और बहुत ही दिव्य ख्याल है बेटा कि अगर दो वेक्टर यूनिट मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा √2 होता है, जबकि मैंने पिछली क्लास में बोल बोल के मेरा गला खराब हो गया कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है। एक यूनिट मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर को ऐड करके जो रिजल्टेंट है वो कुछ भी हो सकता है जी। 0 भी हो सकता है अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो 2 भी हो सकता है। √2 कब होगा? जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। कुछ बात समझ में आई या नहीं? यस सर। तो अगर ये आई कैप, मान लो ये एक एन ए कैप है और ये बी कैप है, तो जब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट √2 हो जाएगा, अगर ये 1 है ये 1 है। अदरवाइज भाई अगर दोनों ऐसे हो जाए ऐसे तो रिजल्टेंट तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो रिजल्टेंट 0 भी हो सकता है, रिजल्टेंट सॉरी इसमें तो बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे रिजल्टेंट। एनीवे बच्चों वाली बातें हैं यार। अब मुझे तो मतलब बड़ा कभी कोई सरप्राइज होता है कि आप फिजिक्स कैसे कर रहे होंगे, क्योंकि फिजिक्स में तो ये सब बिल्कुल मतलब दिल से आवाज निकलती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हम नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर लेके नहीं पैरेललोग्राम बना के नहीं कर सकते सॉल्व 3 पार्ट? बिल्कुल कर सकते हैं। अरे भाई ये बताओ कि ये तो नेगेटिव सर वेक्टर, सर वो तो माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होगा ना सर? तो ये भी तो यही है यार, a माइनस बी क्या है? ओके सर। अरे ये देखो, a वेक्टर इधर है, b वेक्टर का नेगेटिव नीचे कर लो ऐसे, फिर ये पैरेललोग्राम ऐसे बन जाएगा ऐसे वाला रोम्बस, और ये इसी के डायरेक्शन में आएगा ऐसे पीछे की तरफ, तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे आएगा तो उसी डायरेक्शन में ना ये सेम। ठीक है, तो चलो अब ये ऑपरेशन में जितना डिस्कस हुआ है प्लीज आप लोग क्या क्या काम करेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। ये यूनिट वेक्टर थोड़ा इस पे डिस्कशन जरूरी था। गेम वन मिल गई आपको कि नहीं? वेक्टर की गेम 1 और गेम 2, बट गेम 2 अभी भी नहीं कर सकते यार, क्योंकि चलो ठीक है, तो हम लोग इसका सेक्शन फार्मूला एक अभी रह जाता है। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चंस करिए और सेक्शन फार्मूला पे सम्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना, गेम 1 और टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना। ठीक है, एक्सक्यूज मी तो सर, हाँ गेम 1 सेंड कर देना। गेम 1 भेजी जा चुकी है यार, नहीं गई है क्या? अभी भेज रहा हूँ, अभी तुरंत भेज रहा हूँ। गेम 1 और टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 एंड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 एंड 2। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो ग्रुप में शेयर हुई है टेक्सचुअल एक्सरसाइज उसमें भी कुछ डिफरेंस है? जो ग्रुप में हमारे साथ जो सर आइडिया वाले ग्रुप में शेयर हुई है टेक्सचुअल एक्सरसाइज वो हाँ हाँ उसमें कुछ हाँ, डिफरेंस है सर? नहीं नहीं नहीं, ये इसमें इसमें वेक्टर्स में कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम है। वो केवल प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा इश्यू हुआ था, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है, तो वेक्टर में जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वही करो। सर सेकंड एक्सरसाइज में भी सेक्शन फॉर्मूला का। हाँ बेटा, इसीलिए इसीलिए मैंने बोला ना कि सेक्शन फार्मूला जो है अगली क्लास में हो जाएगा, संडे को हो जाएगा, उस पर काफी एप्लीकेशन हो जाएंगे, फिर वो सब कर लेना आप। ठीक है बेटा।
तो इस लेक्चर को यहीं पे आज क्लोज कर रहे हैं। नाइट सर। ओके, गुड नाइट।